वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा चल रहे थे ध्वनि, साउंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण जैसे आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम को समझाइए। आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम ये ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, तो यहाँ हम ध्वनि तरंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्वनि तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या, यानी जो ध्वनि तरंग है 1 सेकंड में कितने बार, जैसे ये कंपन हो गया, यहाँ से एक बार बाएं गया, फिर मूल स्थिति में आया, फिर दाएं गया, फिर, तो ये एक कंपन हो गया। फिर ऐसे ही ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो 1 सेकंड में कितने कंपन कर लेती है, यह कंपन या दोलन की संख्या हुआ उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो ध्वनि तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, ऐसा न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, HZ। आवृत्ति का सूत्र क्या है? 1/, आवर्तकाल। जब आवर्तकाल दिया हो तो आवृत्ति निकालने के लिए 1/, आवर्तकाल सूत्र लगाते हैं, यानी आवर्तकाल का उल्टा होती है। और दूसरा सूत्र है इसका, कंपनों या दोलनों की संख्या ऊपर लगाओगे तरंग द्वारा किए गए, और कंपनों में लगा समय, यानी कोई तरंग 10 सेकंड में 100 कंपन करती है तो 100/10 10 होगी हर्ट आवृत्ति। 100/10 भाग दे देगी तो क्या निकल जाएगी? तरंग की आवृत्ति निकल जाएगी। आवृत्ति का मात्रक क्या बताया? हर्ट्स। तो आवृत्ति क्या है? ध्वनि तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कह रहे हैं? हम आवृत्ति कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये कोई तरंग विक्षोभ है, ये इतने समय में इसने कितना कंपन किया? 1 यहाँ तक, और आधा ये 1.5 कंपन किया, 1.5। और देखो इसमें इधर वाले में फिगर में इसने कई सारे कंपन कर दिए, उतने ही समय में वो कई सारे कंपन कर दिए। तो इधर वाले में, राइट वाले साइड में इसकी आवृत्ति क्या है? अधिक है, और इसकी कम है। ये निम्न आवृत्ति की तरंग है, ये उच्च आवृत्ति की तरंग होगी। भाई इसमें आवृत्ति कम आ रही है 1 सेकंड में, कंपनों की संख्या यहाँ ज़्यादा आ रही है, जो बार बार कंपन कर रहा है, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है। तो आवृत्ति क्लियर हुई। अब लेते हैं हम आवर्तकाल, टाइम पीरियड। आवर्तकाल को क्या कहते हैं हम? टाइम पीरियड। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो लेते हैं आवर्तकाल। ये आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड किसके कहते हैं? इसको तरंग द्वारा, कोई तरंग है एक कंपन या दोलन पूरा करने में जितना समय लेती है, जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये यहाँ से माध्य स्थिति के एक बार ऊपर गया, फिर माध्य स्थिति में आधा कंपन हो गया, फिर नीचे गया, फिर ये पूरा कंपन हो गया। अब एक कंपन हो गया या एक दोलन कहेंगे इसको। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगा हुआ, उसका आवर्तकाल होगा। समझ गए? किसी तरंग द्वारा एक कंपन या दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T। और दूसरी रूप में कर सकते हैं इसको परिभाषित, 2 क्रमागत दोलनों अथवा विरलनों को किसी बिंदु से, 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन है, कोई बिंदु है यहाँ पर, मान लो ये A बिंदु है, यहाँ से गुजरने में, यहाँ पॉइंट से एक बार संपीड़न गुजर गया, फिर विरलन गुजर गया, तो कितना समय लगा? तो ये क्या कहलाएगा? ये आवर्तकाल कहलाएगा।
यानी कोई बिंदु है उससे एक संपीड़न और एक विरलन कितने समय में गुजरा है वह उसकी आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं भाई। और इसका भी है साई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। कैपिटल टी से प्रदर्शित किया ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, सेकंड। अरे समय तो है ये, समय का मात्रक सेकंड। तो आवर्तकाल, काल, काल में समय, सेकंड। आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति, यानी ये आवृत्ति का उल्टा है, आवृत्ति आवर्तकाल की उल्टी थी। तो टी बराबर होता है 1/न्यू, यानी आवृत्ति दी हो तो आवर्तकाल 1/न्यू लगा के निकाल सकते हैं। आवर्तकाल का दूसरा सूत्र लिखेंगे, कंपनों में लगा समय। आवृत्ति में कंपनों की संख्या ऊपर थी, यहाँ कंपनों में लगा समय ऊपर है, कंपनों की संख्या नीचे है, यानी उल्टे हैं। दोनों सूत्र आवृत्ति आवर्तकाल के कैसे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ये आवर्तकाल क्या है, समय सेकंड होता है। तो ऐसे हम आवर्तकाल की गणना कर सकते हैं। अब तीसरा लेते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, आयाम लेते हैं। तो यहाँ पर आयाम क्या है, देखो आयाम किसे कहेंगे, किसी तरंग है, कोई तरंग के किसी माध्यम में, कोई तरंग है किसी माध्यम में, माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है भाई, ये वाली के दोनों ओर, देखो ये ऊपर की ओर हो गया, ये नीचे की ओर हो गया। अधिकतम विस्थापन को, अधिकतम विस्थापन कहें या विक्षोभ कहें, आयाम कहते हैं। जैसे देखो माध्य स्थिति के ऊपर की ओर ये इतना अधिकतम विस्थापन हुआ है, तो इसको आयाम कहेंगे। ये इतने इधर नीचे की ओर हुआ है, इसको विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन क्या हो गया, किसी तरंग द्वारा माध्यम में माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विक्षोभ या विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, कई बुकों में कैपिटल ए भी दे रखा है। तो ये आयाम होगा। अब ये इसमें तरंग दे रखी है, तो इसका देखो आयाम क्या है, ज़्यादा है इस दूसरे वाले की, इसका ये पास पास आ रही है, तो ये आयाम इसमें कैसा है, कम। तो ये उच्च आयाम की तरंग है, ये निम्न आयाम की तरंग है। तो आपको ये समझ रहे हैं कि ये तीनों आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम समझ में आ गए होंगे। यानी माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन को क्या कह रहे हैं हम, आयाम। मान लो ये तरंग ना होती, कोई पेंडुलम होता, तो ये देखो यहाँ से इधर आया, तो ये माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन हो गया, ये क्या हो गया, आयाम ए। ठीक है, इधर जाता है दूसरी ओर जाता है तो भी वही ये है, जैसे झूला है, एक साइड इधर जाता है एक जाता है, तो ये अधिकतम विस्थापन को क्या कह रहे हैं हम, आयाम। ओके, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इसको नोट्स में उतारना है, बढ़िया बढ़िया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जिससे अगली वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट में आपको, वहीं से ये देख सकते हैं। पीछे रह जाए होमवर्क तो वहाँ से भी नोट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।